This call is now being recorded. So now we'll start with a new chapter. Yesterday we have completed cockroach. Now we'll study biomolecules. Okay. So basically, biomolecule is one of the driest and quite uh, dry topic of biology, but it is at the same time very important because same chapter आपको chemistry में भी आएगा 12th में. So let us start. Now biomolecules. What do you mean by biomolecules? Bio means living, molecules means small particles. Now there are carbon containing molecules present in the living tissues. That carbon, hydrogen, and oxygen containing species is called content is called as biomolecules. Okay, they are carbon containing biomolecules present in living things. Now how we understood that इसमें कंटेंट क्या क्या है, एक लिविंग टिश्यू के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स पाए जाते हैं, या इसमें ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, हमें ये कैसे पता चलेगा. तो उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़े थे. तो हमने उसके लिए जो टेस्ट यूज किया था वो था, एक लिविंग टिश्यू लिया. आई विल शो यू. ओके, हमने उसके लिए एक टेस्ट किया. नाउ हाउ वी डिड दैट, वी टेक अ मॉर्टल एंड पेस्टल. मॉर्टल और पेस्टल आपको पता होगा, वो कई बार कुछ बनाने के लिए यूज होता है. मॉर्टल एंड पेस्टल के अंदर हमने एक टिश्यू को डाला छोटा सा, और उसके अंदर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एक टाइप से अल्कोहल भर दिया, एंड वी क्रश इट. ओके, वी क्रश इट विथ पेस्टल. और लास्ट में एक स्लरी बना. स्लरी मतलब एक ऐसा पानी जैसा सब्सटेंस जिसके अंदर कुछ चीजें मिक्स हैं. वो जो स्लरी बना लिविंग टिश्यू और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये देखो, दिस इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, और इट इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ओके, तो उससे एक जो स्लरी बना उससे दो चीजें आई. उसके बाद इस स्लरी को हमने वाया चीज क्लॉथ, यहाँ पे मैं छलनी जैसा दिखाऊंगा, वाया चीज क्लॉथ हमने उसको सेपरेट कर लिया. ओके, तो कुछ चीजें ऊपर रह गई. जैसे आप चाय बनाते हो तो कुछ चीजें ऊपर रह जाती हैं और चाय नीचे की तरफ आ जाता है, और कुछ चीजें नीचे की तरफ आ गई. तो जो चीजें ऊपर मिली यहाँ पे, ओके, जो चीजें ऊपर मिली यहाँ पे उसको हमने रिटेंटेड बोला, और जो चीजें नीचे आ गई उसको हमने फिल्ट्रेट बोला. ओके, जो चीजें ऊपर मिली उसको हमने रिटेंटेड बोला और एसिड इनसॉल्युबल पूल बोला, और जो चीजें नीचे मिली उसको एसिड सॉल्युबल पूल बोला या फिल्ट्रेट. तो हमने दो चीजें बोली, एक जो नीचे मिली उसको हमने बोला फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल, और एक जो ऊपर छन्नी में ही रह गई उसको हमने एसिड इनसॉल्युबल पूल बोला या रिटेंटेड बोला. ना ऊपर जो चीजें मिली बाद में, उसको जब हमने स्टडी किया तो उसमें क्या क्या मिला, पॉलीसैकेराइड्स मिले, प्रोटीन मिला, न्यूक्लिक एसिड मिला. ओके, और नीचे कौन सा मिला, उन उन सब जो चीजें ऊपर रह गई उनके छोटे छोटे टुकड़े मिले. जैसे पॉलीसेकेराइड रिटेंटेड में मिला तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सिंपल शुगर्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज. तो वो कहाँ पे मिले, एसिड सॉल्युबल पूल में मिले नीचे की तरफ. ऊपर मिला उसका पॉलीमर फॉर्म मतलब बड़ा फॉर्म, और नीचे मिला उसका स्मॉल यूनिट. ऊपर मिला प्रोटीन तो प्रोटीन का स्मॉल यूनिट है अमीनो एसिड, नीचे मिला अमीनो एसिड. ऊपर मिला न्यूक्लिक एसिड, नीचे मिला टुकड़ा न्यूक्लियोटाइड्स या डीएनए, आरएनए, और कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. अब यहाँ पे जो चीजें
अलग से मिली जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं थी, वो था लिपिड। लिपिड जो है इसके कुछ ट्रेसेस मोनोग्लिसराइड्स के फिल्ट्रेट में मिले, बाकी मोस्ट ऑफ द केस उसके रिटेंटेट में मिले। अब रिटेंटेट में जो चीजें ऊपर रह रहे थे, बाद में हमें ये पता चला कि अगर उनका वेट 800 से ज्यादा हो, 800 डाल्टन से, तो दे आर रिटेंटेड। और जो 800 से कम हो या 1000 से कम हो, देखो यहाँ पे दो यूनिट यूज की जाती है। आप 800 डाल्टन को स्टैंडर्ड मानोगे तो 800 से कम वाले को फिल्ट्रेट, और 800 से ज्यादा वाले को रिटेंटेड। और अगर आप 1000 को स्टैंडर्ड मानोगे तो 1000 से कम वाले को फिल्ट्रेट, और 1000 से ज्यादा वाले को रिटेंटेड। तो जो लिपिड था उसका 800 या 1000 से कम वेट था। अगर आप 800 को टारगेट करोगे तो 800 से कम था, 1000 को टारगेट करोगे तो 1000 से कम था। बट उसकी प्रॉपर्टीज, ऑल्दो वो फिल्ट्रेट में आ गया, जिसका वेट 18 से 800 के रेंज में हो डाल्टन में, वो फिल्ट्रेट है। और जिसका मोर देन 800 हो, वो क्या है, रिटेंटेट है। बट लिपिड जो है, ऑल्दो उसका वेट कम था, फिल्ट्रेट था, बट वो हमें मिला कहाँ पे, रिटेंटेट में। क्यों? क्योंकि वो वेसिकल्स बना लिए उसने। वेसिकल क्या होता है? जैसे मान लो ये छोटा सा एक वेसिकल है जिसका वेट है 410 डाल्टन, 410, दूसरे का है 420। अब दोनों एक दूसरे के साथ मिलके एक बड़ा वेसल फॉर्म कर लिया जिसका वेट है 830, तो हो गया ना 800 से ज्यादा। तो लिपिड के पास ये प्रॉपर्टी थी, ओके, कि वो वेट वेसिकल्स फॉर्मेशन के थ्रू फॉर्मेशन करे। ओके, नाउ दूसरी जो टेक्निक होती है वो है एश टेक्निक। अगर हमें और कोई कंटेंट जानना हो तो हमें एश टेक्निक से भी किसी का ड्राई वेट पता चलता है। एश टेक्निक में क्या करते हैं, कोई सेल है या कोई सब्सटेंस है या कोई पत्ता है, उसको पूरा जो है हीट करो। हीट करने के बाद वो एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पूरा वाटर बाहर चला जाएगा, और वो ऐश जो है वो उस चीज का वेट होगा। क्योंकि वाटर 70% चीजें वाटर से बनी है, तो वाटर का वेट निकाल के जो रियल कंटेंट है वेट का, बॉडी का, उसको बोलते हैं नेट वेट या वेट वेट। वो कैसे मिलता है हमें, एश टेक्निक से। ओके, पर ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के लिए होता है। इनऑर्गेनिक मतलब आयंस वगैरह पहचानने के लिए। तो लिविंग टिश्यू ड्राई करो, ड्राई वेट, बर्न, ऐश, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ बेस ऑन रिटेंटेड एंड फिल्टर्ड बायोमोलिक्यूल्स दो टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला टाइप जो है वो है मैक्रोमोलिक्यूल, सेकंड है माइक्रोमोलिक्यूल। नाउ मैक्रोमोलिक्यूल मतलब जिसकी साइज 800 डाल्टन या 1000 डाल्टन से ज्यादा हो। यहाँ पे एक जीरो नहीं आएगा। मोलिकुलर वेट of 1000 and above Dalton present in acid insoluble pool. Micromolecule, biomicromolecule मतलब molecular weight less than 18 to 800 Dalton, acid soluble pool भी इन्हें बोला जाता है। ओके, जो ऊपर हमें मिले थे। Now, acid insoluble pool contain the cytoplasm of cell with cell organelles, polysaccharide, proteins, nucleic acid एंड लिपिड। हमने क्या बोला कि जो भी चीजें ऊपर मिली उसकी पॉली फॉर्म में मिली, उसके जो स्मॉल फॉर्म्स थे वो कहाँ मिले, एसिड इनसॉल्युबल में। इनसॉल्युबल में सारी 800 डाल्टन या 1000 से बड़ी चीजें मिली, और उन्हीं का स्मॉल यूनिट सॉल्युबल में मिला। साइटोप्लाज्म कंटेन्स विदाउट सेल ऑर्गेनल्स अमीनो एसिड, सिंपल शुगर्स, आयंस एंड न्यूक्लियोटाइड। नौ लिपिड जो है वो ऑल्दो एसिड सॉल्युबल प्यूल में था या बायोमाइक्रोमोलिक्यूल था, बट उसकी प्रॉपर्टी बायोमैक्रोमोलिक्यूल जैसी थी। क्यों ऐसी? बिकॉज नॉट ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल, बिकॉज वेट is less than 800 Dalton, but present in insoluble pool due to its वेसिकल फॉर्मिंग नेचर एंड एग्रीगेट फॉर्म। एग्रीगेट मतलब है वही वेसिकल, ये एडिशन फॉर्म, ये मल्टीपल वेसिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं और एग्रीगेट बना लेते हैं। एंड इस इनसॉल्युबल इन H2O, इस दो नेचर से वो हमें लिपिड इनसॉल्युबल पूल या रिटेंटेट में मिला।
ये इंपॉर्टेंट है कि लिपिड इज बायोमाइक्रोमोलिक्यूल बट वो रिटेंटेड के अंदर मिला। नाउ एक टेबल है एनसीईआरटी में 9.4 की नॉर्मली एक सेल का कंटेंट कितना है, एक सेल के अंदर क्या क्या मिलता है। तो नॉर्मली एक सेल में 70 to 90% होता है वाटर। ओके, ये आपको डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी प्रिसाइज आपको ये नीट में पूछा जाता है। ओके, तो नो व्हाट इज वाटर जो है वो 70 to 90% है। प्रोटीन जो है वो 10 to 15 है, मतलब आफ्टर वाटर सेकेंड मोस्ट अबंडेंट थिंग इज प्रोटीन इन अ सेल। न्यूक्लिक एसिड है नेक्स्ट 5 to 7%। फिर कार्बोहाइड्रेट है 3%। आप इसको हाफ कर सकते हो, प्रोटीन 10 है, न्यूक्लिक एसिड हाफ हो जाएगा 5, और कार्बोहाइड्रेट 5 का हाफ 3, और फिर उसके बाद लिपिड जो है 2 एंड आयंस जो है वो 1%। आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट 5 to 6% है लिविंग सेल में? डीएनए, लिपिड, अमीनो एसिड एंड शुगर। तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड है 5% रेंज में, तो उसका एग्जांपल है डीएनए आरएनए, तो वो आएगा। ओके, नाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। नाउ प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब क्या है? प्राइमरी जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या ग्रोथ के लिए काम आता है विच रिजल्ट्स इन बॉडी ग्रोथ। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में काम नहीं आता बट ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। तो जो चीजें बॉडी में एनाबॉलिक या बॉडी का ग्रोथ बनाए, बॉडी को ग्रो करने में मदद करें, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेटाबोलाइट। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो हैं जो ग्रोथ में काम नहीं आते बट दे आर यूजफुल इन ह्यूमंस। प्राइमरी का एग्जांपल है अमीनो एसिड, शुगर्स। ओके, और इसके एग्जांपल्स हैं, इसका तो एक टेबल ही है पूरा। ड्रग्स, एब्रिसिन, राइसिन, कैरोटीनॉइड्स, एल्कोलॉइड्स। एनसीईआरटी में एक टेबल है, वो आपको करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब हमें पता चल गया कि एक लिविंग सेल में 4 चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो हमें इन चारों को ही स्टडी करना है। ओके, तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की स्टडी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट पता कर लिया, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड है। तो हम कार्बोहाइड्रेट की से शुरुआत करेंगे। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट जो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज शुगर या सैकेराइड्स। सैकेराइड्स मतलब ही शुगर या स्वीट इन टेस्ट। तो ऑलमोस्ट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज शुगर्स। उनके अंदर सी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मली प्रेजेंट रहता है। नो, कार्बोहाइड्रेट इज ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में 3 आते हैं, मोनोसेकेराइड, derived monosaccharides and oligosaccharides. Okay, monosaccharides, derived monosaccharides and oligosaccharides। whereas complex में पॉलीसेक कॉम्प्लेक्स में आता है पॉलीसेकेराइड, और उसमें आते हैं होमोसेकेराइड्स एंड हेटेरोसेकेराइड्स। होमोसेकेराइड्स एंड हेटेरोसेकेराइड्स। अब हम पहले मोनोसेकेराइड पढ़ेंगे या सिंपल शुगर्स पढ़ेंगे। तो शुगर्स हैविंग सिंगल यूनिट, इसके मोनोसेकेराइड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे शुगर्स जो सिंगल यूनिट में रहते हैं, इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, वो और फर्दर टूट के लोअर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे स्टार्च की अगर एग्जांपल दूं, स्टार्च एक पॉलीमर है, स्टार्च के अंदर हजारों ग्लूकोस हैं। आखिरी ग्लूकोस यूनिट जब उस 1000 यूनिट से टूटेगा, उसके आगे तो फर्दर नहीं तोड़ सकते, दैट इज मोनोसेकेराइड। तो इंडिविजुअल ग्लूकोस इज मोनोसेकेराइड। इट कैनॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, मतलब उसको और तोड़ नहीं सकते। इट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन कार्बन नंबर।
मोनोसेकेराइड का एक क्लासिफिकेशन है कि उसमें कितने कार्बन है उसके हिसाब से यूनिट, वो यूनिट जो है वो एक यूनिट का भी 3 यूनिट से शुरू होता है, मतलब मिनिमम 3 यूनिट होंगे और मैक्सिमम 7 यूनिट तक दिया है। तो 3 यूनिट को जिसमें 3 कार्बन हो उसको बोलते हैं ट्रायोसिस। नो, ट्रायोसिस का मतलब होता है 3 कार्बन। तो उसका एग्जांपल है PgAl। ओके। एंड PgAl आपको ग्लाइकोलाइसिस में आएगा। नो, PgAl याद रखना है, फॉस्फोग्लिसरिक अल्डिहाइड। नो, टेट्रोसिस का जो एग्जांपल है वो है एरिथ्रोसिस। टेट्रोसिस का ही एग्जांपल है एरिथ्रोसिस, मतलब जिसमें 4 कार्बन होते हैं। नो, एरिथ्रोसिस आरबीसी शुगर। नो, नेक्स्ट है 5 कार्बन का, उसको पेंटोस बोलते हैं। उसको इसका एग्जांपल है राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। देखो, टेट्रोजेस जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं। टेट्रोजेस 3 कार्बन, 4 कार्बन। पेंटोसिस 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। ओके, नाउ मूविंग फर्दर। Now we'll study about anomers and epimers. Now epimers is change in position of, उससे पहले आपको पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। ओके, नाउ विल स्टडी हेप्टोस, जो हमने 6 रिंग वाला हेक्सोस पढ़ा, सॉरी, उसको स्टडी करना है। नाउ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है। ग्लूकोज 2 फॉर्म में मिलता है नेचर में, एक अल्फा फॉर्म में, एक बीटा फॉर्म में। एंड दोनों के फर्स्ट कार्बन पे एक फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप मतलब एक डिफरेंट, कोई डिफरेंट ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच रहता है उसके ऊपर, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, इन तीनों में से कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच होता है। बेसिकली ग्लूकोस और ग्लूकोस की जो फैमिली है, फ्रुक्टोस को छोड़ के ग्लूकोस, गैलेक्टोस, मैनोस, इन सब के अंदर फर्स्ट कार्बन पे हमेशा अल्डिहाइड ऐसा फंक्शनल ग्रुप रहता है। अल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप रहता है। एंड फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O का। ओके, देखो अब चेंज, अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नॉर्मली यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग है तो 6 मेंबर निकाल दिया। देखो, 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर रिंग है, उसमें डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक एच आएगा। ओके, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको देखना है, 6 कार्बन निकालने हैं। पहले वाले पे डबल बॉन्ड O, ये इंडिकेट करता है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, नेक्स्ट कार्बन ग्रुप आया। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत इजी है, इजी टू लर्न है। पहले पे O इस साइड और H इस साइड, बाकी सेकंड कार्बन पे और फोर्थ फिफ्थ सिक्स पे OH राइट हैंड साइड एंड H लेफ्ट हैंड साइड। फिर थर्ड कार्बन पे जो है H राइट हैंड साइड है और OH लेफ्ट हैंड साइड है, यही एक एक्सेप्शन है। तो बाकी सारा सब कुछ फॉर्मूला में सेम है। आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, बहुत इजी है। सिर्फ फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिर्फ थर्ड कार्बन को छोड़ के हर जगह राइट हैंड साइड में OH ग्रुप आप लगा सकते हो और ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। ओके, जबकि अगर OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड की जगह, सॉरी, डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड,
अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं, अगर वो राइट हैंड साइड पे अल्फा फॉर्म। बाकी सब कुछ सेम है, सेकंड पे ओ एच दोनों में सेम है, आप देख सकते हो। थर्ड पे एच दोनों साइड राइट में है, वो भी सही है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स में ओ एच सब कुछ राइट साइड में है। तो अल्फा और बीटा में सिर्फ फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है उसमें ओ डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लेफ्ट या राइट साइड में शिफ्ट रहता है। अगर वो राइट साइड में है तो उसको अल्फा फॉर्म बोलते हैं, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको बीटा फॉर्म बोलते हैं। ये जो चेंज है ओ एच ग्रुप का पोजीशन फर्स्ट कार्बन पे, इस प्रॉपर्टी को एनोमर बोलते हैं। what we call anomer, changes in OH group at the C1 position of glucose। कार्बन फर्स्ट जो ग्रुप है उसके ऊपर जो चेंज हो रहा है OH की पोजीशन, इसको एनोमर बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा आर द एनोमर्स ऑफ द ग्लूकोज। बीटा का एग्जांपल है सेलुलोस, और अल्फा का नॉर्मल सारे ग्लूकोज, जैसे ग्रेप फ्रूट शुगर ग्रेप्स वगैरह, ये सब अल्फा के एग्जांपल्स हैं। नाउ एपीमर, एपीमर मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ ओएच एंड एच ग्रुप एट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। यहाँ पे कहाँ पे था, फर्स्ट पोजीशन पे, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे अगर चेंजेस हो तो उसको बोलेंगे एनोमर। अगर फर्स्ट को छोड़ के सेकंड थर्ड और फोर्थ पे अगर ओएच ग्रुप चेंज है, ऑपोजिट साइड पे है, देन दे आर कॉल्ड एज एपीमर। Now, change in position of OH and H at second, third and fourth carbon। इसे एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ये दिस इज ग्लूकोज, दिस इज गैलेक्टोस एंड दिस इज मैनोस। अब देखो है तो ये सब ग्लूकोज की फैमिली में, तो आप देखोगे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। हमने देखा था सबसे ज्यादा अल्फा फॉर्म ग्लूकोज का एग्जिस्ट करता है क्योंकि राइट हैंड साइड पे ओ ग्रुप है, देन सेकंड पे ओ एच, थर्ड पे एच, ओ एच ओ एच ओ एच, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है नॉर्मली। अब देखो मैनोस जो है वो ग्लूकोज से कैसे अलग करता है, देखो फर्स्ट कार्बन पे ओ डबल बॉन्ड ओ दोनों में सेम है। सेकंड कार्बन पे जो यहाँ पे ओ एच ग्रुप है वो यहाँ के एच ग्रुप से बदल गया है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में है ओ एच ग्रुप, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है। बाकी थर्ड देखो एच एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच सब सेम है। इसका मतलब सिर्फ सेकंड कार्बन पे अगर पोजीशनिंग में दोनों में डिफरेंस है, देन दे आर कॉल्ड एज मैनोस। तो मैनोस और ग्लूकोज में सिर्फ सेकंड कार्बन में फर्क है, मैंने यहाँ पे ये दिखाया भी है बॉक्स के थ्रू। जबकि गैलेक्टोस और ग्लूकोज में क्या फर्क है, सब कुछ सेम है, फर्स्ट कार्बन सेम है, सेकंड कार्बन सेम है, थर्ड कार्बन सेम है, सिर्फ फोर्थ पे ओ एच ग्रुप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है। तो सिर्फ फोर्थ ग्रुप में चेंजेस है, इसको हम बोलते हैं गैलेक्टोस। तो जिसमें ग्लूकोज से फोर्थ कार्बन में ओ एच और एच में चेंज हो वो गैलेक्टोस हो जाएगा, जिसमें सेकंड में हो वो मैनोस है। दोनों ही ग्लूकोज की फैमिली में आते हैं, सिर्फ एक के सेकंड कार्बन पे चेंजेस है, एक के फोर्थ। तो यही तो डेफिनेशन है, सेकंड थर्ड और फोर्थ में अगर कार्बन में चेंजेस आए स्ट्रक्चर के, दे आर कॉल्ड एज एपीमर्स। ओके, अब किसी भी स्ट्रक्चर को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिशर या हैवर्थ। फिशर प्रोजेक्शन आपको ये दिख रहा है, जैसे ग्लूकोज में फिशर से स्ट्रक्चर हमने ऊपर ही देखा है ऐसा वाला। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो क्या करना है, पहले सबसे पहले जितने कार्बन है उसको लिख लो, ये रहा 1 2 3 4 5 6। फिर फर्स्ट वाले पे डबल बॉन्ड ओ लिखो, फिर सब में ओ एच, थर्ड वाले में सिर्फ एच इधर लिखो, ओ एच इधर, ओ एच ओ एच ओ एच। ये हो जाएगा फिशर प्रोजेक्शन। अब ऑपोजिट साइड में क्या आ जाएगा, एच एच एच। अब आप गिन लो, कार्बन 6 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। तो ऐसे हम लोग फिशर से हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाते हैं। ओके, समझा आप लोगों को। कुछ नहीं करना है, मैं एक बार और करके बताता हूँ। 6 कार्बन बनाने हैं,
ठीक है, यहाँ 5 ही बन पा रहा है। फिर डबल बॉन्ड ओ लगा देना है, इधर ओ एच, सिर्फ थर्ड वाले में एच, बाकी हर जगह ओ एच और नीचे वाला जो सी है वहां पे भी ओ एच। अब जब ओ एच इधर आ गया तो जहाँ ओ एच है उसके ऑपोजिट एच लगा देना है, जहाँ एच है उसके ऑपोजिट ओ एच लगा देना है, जहाँ ओ एच हो उसके अगेंस्ट एच एच एच, एंड इट विल बी डन। समझा आपको कैसे बनाना है? तो ये था फिशर प्रोजेक्शन। नॉर्मल फॉर्मूला को आप अगर एक स्टैटिस्टिकल डाटा में ऐसे लिखोगे तो उसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ओके, फिशर का नाम इसलिए क्योंकि मछली के जैसे दिखता है, फिश ऐसी होती है खाने के बाद। तो ये जो प्रोजेक्शन है इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, फिशर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। नौ, उसी को हम एक साइक्लिक फॉर्म में शो करते हैं, उसको हैवर्थ बोलते हैं। तो फिशर से हैवर्थ बनाने के लिए कुछ रूल है। क्या करना है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, मैंने बोला फ्रुक्टोज को छोड़ के बाकी सब में मेन फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे है, उसको और लास्ट सेकंड कार्बन को, लास्ट सेकंड फिफ्थ वाला कार्बन है, दोनों को रिंग में ले लो, और जो ओ बॉन्ड है इनका, ओ के पास फ्री रेडिकल होते हैं, वो शेयर हो जाते हैं। तो शेयर होने की वजह से ये देखो, ये रहा, ये शेयरिंग वाला है। और शेयरिंग किसके किसके बीच में हुआ है? फर्स्ट वाले और फिफ्थ वाले। ये देखो यहाँ से शेयर होगा, तो लास्ट सेकंड कार्बन फिफ्थ ही है, तो दोनों को शेयर कर देना है तुम्हें। और उसके बाद देखो, ऐसा शेयर वाला पार्ट को लिख दिया तुमने, शेयरिंग वाले को। उसके बाद 6 मेंबर रिंग बनाओ, क्योंकि ये हेक्सोस फैमिली में आता है। फिर वहां पे कार्बन के लिए ऐसे डंडे बना दो। अब ये फर्स्ट कार्बन इंडिकेट होगा, हर एक एंड एक कार्बन एंड, ये एक कार्बन एंड बताएगा, ये एक कार्बन एंड, ये एक कार्बन एंड, ये कार्बन एंड, ये कार्बन एंड। तो टोटल 5 अंदर होने चाहिए, क्योंकि हमने देखा लास्ट सेकंड तक। तो ये C1, C2, C3, C4, C5, जो लास्ट वाला, ये वाला बाहर बच गया था, लास्ट वाले को लास्ट के ऊपर लिख दो CH2OH, ये सिक्स्थ कार्बन है जो हमेशा बाहर रहेगा। अब ये जो हमने डंडे बनाए हैं, इसमें जो चीजें यहाँ पे राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड है, इसको नीचे लिख दो OH, OH, थर्ड पे H नीचे है, और जो ऑपोजिट वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले, वो ऊपर की तरफ रहेंगे, H H H। ओके, ऐसे बनाते हैं फिशर से हैवर्थ प्रोजेक्शन। अगर आपको नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, नीट में डायग्राम नहीं ड्रॉ करने आएगा, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके, सिर्फ आपको पता होना चाहिए किसमें कौन से कार्बन पे क्या लग रहा है। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ ग्लूकोज जो है वो यूनिवर्सल शुगर है, एंड उसको कॉर्न शुगर बोलते हैं और ग्रेप शुगर बोलते हैं। सेकंड, फ्रुक्टोज भी 6 मेंबर रिंग है। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा है? फ्रूट शुगर है, स्वीट शुगर है नेचुरली। नाउ पेंटोस, पेंटोस मतलब 5 कार्बन। हमने यहाँ पे टाइप्स पढ़े थे, देखो हमने हेक्सोस के 2 एग्जांपल देखे, गैलेक्टोस, मैनोस और ग्लूकोस। अब पेंटोस देखेंगे, 5 मेंबर रिंग वाला। 5 मेंबर रिंग में आता है पेंटोस। तो पेंटोस में 5 कार्बन होंगे, उसका फिशर ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, फिर ओ एच, थर्ड पे यहाँ पे ओ एच राइट हैंड साइड पे ही रहता है, और ओ एच और ओ एच, मतलब फर्स्ट पे सिर्फ डबल बॉन्ड हो, बाकी समय ओ एच ओ एच ओ एच। अब क्या होगा, रिंग बनानी है, रिंग बनाने में पहला और लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड मतलब फोर्थ, तो रिंग के अंदर 4 कार्बन आ जाएंगे। देखो पहले शेयरिंग करा लो, शेयरिंग इसमें 5 मेंबर रिंग है, तो ऐसा बनेगा, ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 4 रिंग में रहेंगे। जो पांचवा है वो बाहर चला जाएगा, बाहर वाले को हम CH2OH लिखते हैं। फर्स्ट कार्बन में नीचे की तरफ राइट हैंड साइड तो OH, ऊपर की तरफ H। ठीक है, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे OH OH OH। ओके, तो इसका जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी के टेबल में दिया भी है। ठीक है, इसको राइबोस शुगर बोलते हैं। राइबोस शुगर कहाँ कहाँ मिलता है? ये डीएनए के अंदर भी मिलता है, डीएनए शुगर, डीएनए शुगर में ये डीऑक्सी राइबोस बोला जाता है।
डिऑक्सी राइबोस या राइबोलूस, और आरएनए शुगर, क्योंकि इसको राइबोल्यूस भी बोलते हैं। तो डीएनए और आरएनए है तो न्यूक्लियोटाइड, बट उसके अंदर जो शुगर का पार्ट है वो डीऑक्सी राइबोस है और आरएनए में राइबोलूस है। नाउ डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड खत्म हुआ, डाइसैकेराइड मतलब दो मोनोसैकेराइड की यूनिट से बना हुआ। इट इज अ टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड हैविंग टू कार्बन मोनोमर यूनिट। इसका एग्जांपल है लैक्टोस, मैल्टोस एंड सुक्रोस। इसमें डायग्राम आते हैं पर आपको डायग्राम याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि लैक्टोस जो है वो दो चीजों से बना है, बीटा ग्लूकोस एंड बीटा गैलेक्टोस। ये याद रखना है, बीटा ग्लूकोस एंड बीटा गैलेक्टोस। बीटा मतलब फर्स्ट कार्बन पे राइट हैंड साइड पे ओ एच की जगह एच रहेगा, जो हमने ऊपर एनोमर में ड्रॉ भी किया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। लैक्टोस को मिल्क शुगर भी बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, देखो ओ एच यहाँ पे राइट हैंड साइड की जगह ऊपर की तरफ है। गैलेक्टोस है, गैलेक्टोस में फोर्थ वाले कार्बन पे ओ एच ऊपर की तरफ होता है। दोनों जनों ने वाटर को रिमूव कर दिया और एक बॉन्ड बना लिया दोनों के बीच में ऐसा, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो कार्बोहाइड्रेट एक दूसरे से अटैच होने के लिए जो बॉन्ड बनाते हैं, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वो किसके किसके बीच में हमेशा बनता है? फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में हमेशा। ये गैलेक्टोस से ये ग्लूकोज से दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है, ये किसके किसके बीच में बना है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जो चीजें पैरेलल रहेंगी उसमें 1,4 रहेगा, जो चीजें लिंकिंग करेंगी, जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये 1,4 बॉन्ड है, ये 1,4 बॉन्ड है, ये 1,4 बॉन्ड है। मान लो यहाँ पे ब्रांचिंग कर रहा है, तो ये वाला जो बॉन्ड है जो ब्रांचिंग कर रहा है इसको 1,6 बोलते हैं। बस आप ये नंबर याद रख लो, आपको पूरा लर्न नहीं करना है। ओके, तो सिंगल सिंगल अगर वो अटैच हैं तो 1,4 बॉन्ड। 1,4 बॉन्ड में भी हमेशा एक एंड पे ओ एच ग्रुप फ्री रहेगा, मतलब फोर्थ कार्बन फ्री रहेगा, एक एंड पे फर्स्ट कार्बन फ्री रहेगा। नो मेल्टोस जो है, जैसे लैक्टोस गैलेक्टोस और ग्लूकोज से बना है, मेल्टोस किससे बना है? दो ग्लूकोज के यूनिट से बना है। एक दोनों अल्फा ग्लूकोज हैं और दोनों को तोड़ोगे तो दो ग्लूकोज मिलेंगे। लैक्टोस को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? एक गैलेक्टोस एक ग्लूकोज। मेल्टोस जो है उसको माल्ट शुगर भी बोलते हैं। देखो इसमें भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसमें अल्फा कार्बन है तो 1,4 है, अल्फा 1,4, ऊपर बीटा 1,4 था। ओके, सुक्रोस ये टेबल शुगर भी बोला जाता है, और ये जो भी हम लोग आर्टिफिशियल शुगर हर चीज में डालते हैं, दैट आर सुक्रोस। नाउ टेबल शुगर इट कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा है जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है। ओके, और फ्रुक्टोज का मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये फ्रुक्टोज है जिसके सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप होता है, और उसका हैवर्थ प्रोजेक्शन ऐसा दिखता है। फर्स्ट कार्बन बाहर, सिक्स्थ कार्बन बाहर, बाकी सब में ये सिक्स कार्बन है, बाकी शेयरिंग हो जाती है। अब इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप सेकंड है, मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप से लास्ट सेकंड, तो ये रहा 1, 2, 3, 4। रिंग के अंदर हमेशा चार ही कार्बन आते हैं, तो देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, फर्स्ट और सिक्स्थ बाहर की तरफ है। तो ये सुक्रोज के फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा बॉन्डिंग कौन सा है। इसके अंदर जो बॉन्ड मिलता है वो मिलता है 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये एक्सेप्शनल है जिसमें 1 और 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलते हैं, बाकी सब में ऊपर में 1,4 मिल रहे हैं। ठीक है, अब पॉलीमर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, आई होप, मुझे पता है ये काफ़ी ड्राई टॉपिक है, आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होगी। एक बार आप लोग घर पे रीड करना, मैंने जो भी पढ़ाया थोड़ा मैंने डिटेल में ही पढ़ाया है, आप लोगों को एनसीईआरटी में इतना दिया नहीं है। तो आप एक बार रीड करो, आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।